हमारा देश जब आजाद हुआ तब डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति को लेकर कमीशन बनाया गया था। इसके बाद साल 1964 में फिर से आयोग का गठन हुआ, एक स्कूल शिक्षा के लिए और दूसरा उच्च शिक्षा के लिए। ये जानकारी मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश मिश्रा ने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं भी भ्रम की स्थिति नहीं है। इन्हीं विषयों को लेकर मध्यांचल प्रोफेशनल विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर डॉक्टर कमलेश मिश्रा से स्वदेश न्यूज ने खास बातचीत की। जुलाई 2020 में एक बड़ा ऐतिहासिक संकल्प मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में प्रस्तुत किया था, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नाम दिया गया। और एक ऐतिहासिक दस्तावेज इस मायने में कि उस दस्तावेज से देश की आगे की भविष्य की दिशा और दशा दोनों तय होनी है। लगभग 4 वर्ष हो गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। इस वक्त हम हैं मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हम जिनके साथ आपका साक्षात्कार करवाने जा रहे हैं उनका अकादमिक कैरियर बहुत बड़ा रहा है, बहुत लंबा रहा है और शिक्षा के हर पहलुओं पर उन्होंने काम किया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर कमलेश मिश्र जी। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू तिवारी साहब। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई तब से लेकर आज तक बहुत सारे उस विषयों पर अन्वेषण भी चल रहा है, बहुत सारी बातें भी की जा रही हैं। आप किस रूप में देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस पूरे जो ड्राफ्ट है उसको? मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे अपनी बात रखूं, उससे पहले थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं आप। हमारा देश जब आज़ाद हुआ, आज़ादी के तत्काल बाद हमारी सरकार ने, हमारी समाज ने, हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये तय किया कि आज़ाद भारत की शिक्षा कैसी हो, उस पर बात की जाए। चूँकि हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी देश, प्रदेश, समाज उसी के अनुरूप विकसित होता है जैसे वहाँ की शिक्षा होती है। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में एक कमीशन बनाया गया, जिनकी रिपोर्ट आई 1950 में। उसमें ये तय हुआ कि आज़ाद भारत की शिक्षा कैसी होनी चाहिए और उसके अनुरूप हम आगे बढ़ते गए। 70 के दशक में अगर आप देखें, 1964 में 2 तरह के फिर से आयोग बनाए गए, एक स्कूल एजुकेशन के लिए और एक हायर एजुकेशन के लिए, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1966 में सबमिट किया। डॉक्टर कोठारी के नेतृत्व में हायर एजुकेशन में कैसे हम और सुदृढ़ हों, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो कैसे बेहतर शिक्षा प्राप्त करे। और बेहतर शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि किताबी ज्ञान, कैसे वो अपने जीवन को जो उनके सामने संघर्ष आए, उन संघर्षों से कैसे निदान पाएँ और समाज, प्रदेश और देश के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो, इस दिशा में बहुत तरीके से डॉक्टर कोठारी साहब ने फोकस किया। हम थोड़ा सा और आगे चले तिवारी साहब। 1986 नई शिक्षा नीति लागू हुई और जिसको हम कंप्यूटर युग की शुरुआत कहते हैं। 1986 में जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उसमें बहुत सारी बातों पर फोकस किया गया और 2 मुख्य बिंदुओं पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं 2 तरह की शिक्षा तैयार हो रही थी, इससे आप सभी भी भली भांति परिचित हैं। एक वो शिक्षा जो बड़े विकसित शहरों में, विश्वविद्यालयों में दी जा रही थी और एक वो शिक्षा जो रिमोट एरियाज़ में, ग्रामीण अंचलों में दी जा रही थी, जहाँ किसी भी तरह की सुविधा नहीं थी, अच्छी लाइब्रेरी नहीं होती थी, बिल्डिंग नहीं होती थी, इवन विद्युतीकरण नहीं था, तो टीचर चाह के भी अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन सरकार ने कंप्यूटर युग की शुरुआत की। उसके पीछे जो उद्देश्य था, उद्देश्य ये था कि कम से कम कंप्यूटर अगर हम रिमोट एरिया तक ले जाते हैं और कंप्यूटर पर जो भी ज्ञान है, इंटरनेशनल लेवल का जो ज्ञान है, जो रिसर्चेस हैं, उससे अगर टीचर कुछ अपने आप को अपडेट करना चाहे तो पहले वो अपडेट हो ले, उसके बाद फिर वो अपने विद्यार्थियों तक अपना ज्ञान पहुंचा सके। बट अल्टीमेटली जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है,
तमाम प्रयासों के बाद भी, बहुत प्रयास किया गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था वो कमोबेश पूरा नहीं हो पाया। कंप्यूटर आपने दे दिया किसी रिमोट एरिया, किसी तहसील प्लेस के महाविद्यालय को, वहाँ बिजली नहीं है तो कंप्यूटर क्या करेगा। आपने बैटरी भी दे दी तो बैटरी क्या करेगी, कितना समय तक काम करेगी। कुल मिलाकर किसी हद तक तो हमने सफलता पाई, बट सर्वांगीण रूप से जो उद्देश्य रखा गया नई शिक्षा नीति का वो हम प्राप्त नहीं कर पाए। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इतने वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनका खुद का प्रयास है, एजुकेशन में जो लोग भी काम कर रहे हैं, चूँकि सारा गाइडेंस और सारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी का था, इसीलिए आप देखें कि जैसा अभी आपने कहा 2020 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो यूं ही उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर दिया गया। पूरे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग डिस्कशन हुए, एकेडमिशियन से चर्चा हुई, चैनल्स पे चलाया गया और खुद प्रधानमंत्री जी उसको मॉनिटर कर रहे थे। जैसे ही सारी जगहों से जितनी भी भ्रांतियां थीं, जितनी भी कमियां नज़र आईं एकेडमिशियंस को, जो भी लोगों ने इशारा किया कि इसमें ये सुधार होना चाहिए, उन सारे सुधारों करते हुए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई। और मुझे बहुत खुशी है इस बात का उल्लेख करते हुए जो आपका आयोजन भी हो रहा है, विरासत से विकास तक। कोई भी विकास अगर अपनी विरासत को भूल जाता है तो एकाकी विकास होता है। और कहीं ना कहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो हम एकाकी विकास की ओर भाग रहे हैं, हम अपनी विरासत को भूलते जा रहे हैं। आदिकाल से अगर हम देखें, रामायण काल से लेकर और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने तक हमारी जो विरासत थी, हमारी जो अपनी पद्धति थी, मेरा अपना मानना है वो कहीं ज़्यादा सुदृढ़ थी। ठीक है, कम विद्यार्थी होते थे, कम लोग एजुकेशन लेते थे, लेकिन जो वहाँ से निकलता था फिर वो परिपक्व होकर निकलता था, पर उसको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमारी ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसकी सबसे जो बेहतर बात मेरी समझ में आती है और हम सब समझते हैं वो ये है कि इसको विरासत से भी जोड़ा है और इसको विकास से भी जोड़ा है। विरासत की बात अगर हम करें तो इसको मनुष्य से मनुष्यता तक जोड़ा गया है। हम समझे तो कि मनुष्यता है क्या, जिसकी आज देश में सबसे ज़्यादा कमी नज़र आ रही। जितनी भी हमारी प्राचीन चीज़ें हैं उसको हमने इसमें समाहित किया है और एक दस्तावेज तैयार हुआ है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ी समस्या आई थी कि ग्रामीण अंचलों में हम इसको कैसा पूरा करेंगे। हमारी जो वित्त मंत्री हैं माननीय सीतारमण जी, उन्होंने लोकसभा में इस बात की घोषणा की थी कि हम इस योजना को ग्रामीण अंचलों तक, तहसील प्लेसेस तक, रिमोट एरियाज़ तक ले जाने के लिए उनने बहुत सारे चैनल्स संचालित करने की बात किया है, बहुत सारे ज्ञानवाणी की स्थापना करने की बात की है और उसमें बजट भी एलोकेट किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये बड़े शहरों से लेकर दिल्ली, बंगलोर, कलकत्ता, मध्य प्रदेश, जिसका भी नाम हम ले लें, यहाँ से होते हुए हमारे ग्रामीण अंचल तक पहुँचेगी और जो भी वहाँ हमारे विद्यार्थी हैं, जो भी हमारे शिक्षक हैं, वो अपने आप को भी अपडेट करेंगे, समाज को भी अपडेट करेंगे, अपने विद्यार्थियों को भी अपडेट करेंगे और ये शुरुआत हो गई है। डॉक्टर साहब, जैसा आपने चर्चा की 1986 में संचार क्रांति हुई शिक्षा में, 2020 में वैचारिक क्रांति की बात कर रही है भारत सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। वैचारिक क्रांति इस मायने में कि शिक्षा को नैतिक शिक्षा से, संस्कार से, हमारी प्राचीन परंपरा से, हमारे वेदों से, उपनिषदों से जोड़ा जा रहा है, ताकि हमारे जो देश के विद्यार्थी हैं, जो आने वाले भविष्य हैं, वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से इतर हटकर हमारे अपने देश को पहचाने, इस देश की सत्ता को पहचाने, इस देश की संस्कृति को पहचाने। निश्चित तौर पर निजी विश्वविद्यालयों की बड़ी भूमिका है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में। सरकारें अपनी तरफ से तो कर ही रही हैं, लेकिन जो निजी विश्वविद्यालय हैं
उनकी बड़ी भूमिका है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में। चूँकि आप मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कुलगुरु भी हैं, आपके ऊपर कितना दबाव है इस शिक्षा नीति को लागू करने का, या स्वस्फूर्त ही ये लागू होने की स्थिति में है? देखिए, जब भी कोई सरकार के द्वारा योजना लागू की जाती है तो उसमें कई बार ये देखने को मिलता है कि तात्कालिक रूप से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ भ्रम की स्थिति होती है। लेकिन जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इतना डिस्कशन हो चुका है हर स्तर पर, चाहे वो विश्वविद्यालयों के स्तर पे हो, चाहे वो सरकार के स्तर पे हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, इतना डिस्कशन हो चुका है कि अब सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं इसमें मैं नहीं समझता कहीं भ्रम की स्थिति है। हाँ, ये बात ज़रूर आपने जो बताई, आज शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रोल है, चूँकि उनमें बहुत सारे बंधन नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल उसमें नहीं देखना पड़ता है। जो अच्छे प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, जो उनका मैनेजमेंट है, वो चाहता है कि हम कंपटीशन में आए, वो चाहता है कि हमारे यहाँ अच्छे विद्यार्थी आए, वो चाहता है कि हमारे यहाँ रिसर्चेस अच्छी हों, उसके लिए वो फाइनेंस की व्यवस्था भी करता है। सरकार में और प्राइवेट में, दो में मैं यही, चूँकि मैं 42 साल सरकारी यूनिवर्सिटी में भी रहा हूँ और लगभग 1.5-2 साल मेरे को यहाँ भी हो गया, तो ये जो देखने में आ रहा, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैंने मैनेजमेंट से बात किया और मैं बहुत प्रसन्नता के साथ ये बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि शायद उतना ही टाइम लगता है जितना टाइम चीज़ों को आने में होता है। अगर हमको रिसर्च में कोई नया इनोवेशन करना है तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आती है। हमें कोई लैब इस्टेब्लिश करना है, हमको विद्यार्थियों के लिए कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ प्लान करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज अगर हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो लगभग 50+ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। ये गवर्नमेंट का भी ये सोचना है कि जितने % हमारे युवा पीढ़ी के लोग एजुकेशन में आना चाहिए, 28-30% से हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा उद्देश्य, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये टारगेट लिया है कि हम 2040 तक इसको 50% तक पे ले आएंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी आपको बढ़ावा देना है और ईज़िली प्राइवेट विश्वविद्यालयों में इसके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंटेशन में मैं जितना समझता हूँ मुझे तो दिक्कत नहीं गई। गवर्नमेंट का अपना एक सिस्टम है, हम उस सिस्टम को भी अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जो बेसिक बातें हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है, नई शिक्षा नीति में कही गई है, उसको हम दोनों को कोलैबोरेट करके और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने विद्यार्थियों को सबसे पहले अपडेट करते हैं। जिस दिन हमारा, जैसे अभी फर्स्ट सेमेस्टर का न्यूली एडमिटेड बच्चे आएंगे, तो हम 1 सप्ताह जब उनका ओरिएंटेशन कोर्स करते हैं तो यहीं से हम उनको नई शिक्षा नीति की बात भी करते हैं, उनको समझाते हैं कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है इसका क्या उद्देश्य है, आपको कहाँ पहुँचना है, आपका क्या एम होगा, एम डिसाइड करो, अपना पहले ये तय करो कि आप कहाँ जाना चाहते हो। स्किल बेस्ड शिक्षा नीति हमारी है, जिसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है और सबसे ज़्यादा आज की जो संचार क्रांति है ये हमको सहायता दे रही है। छोटी सी बात होती है, कोई नई रिसर्च होती है, तो जो आप लोग हैं, आपके चैनल्स हैं, जो संचार क्रांति है, ये गांव में बैठे हुए बच्चे तक उस चीज़ को पहुंचाती है। तो अब ज़्यादा सुविधा हो गई है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, और मैं समझता हूं कि इसमें हम अपने प्राचीन संस्कारों को भी नहीं भूल रहे हैं और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास की बात है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसको भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत सार्थक प्रयास है। मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, उसके लिए हम मध्य प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, जिनका व्यक्तिगत प्रयास। एक ये होता है कोई स्कीम आई, प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट कर दिया, और एक ये होता है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन को डे टू डे चेक करना। ये माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, इसलिए बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों के लिए एक नया आयाम
इससे तैयार होगा। डॉक्टर मिश्रा, एक और अंतिम प्रश्न करूंगा आपसे। 2047 विकसित भारत की एक हम नींव रखने जा रहे हैं। जैसा आपने कहा, प्रधानमंत्री जी भी लगातार इस बात की ओर इंगित करते हैं कि 2047 जब हम आज़ादी का अपना 100वां साल मनाएंगे तो उस समय भारत का ट्रिपल जो अर्थव्यवस्था हमारी वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। स्किल के क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या बच्चों के स्वावलंबन के या रोजगार के क्षेत्र में हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2047 ये आप कहाँ देख पाते हैं अभी से, यदि डॉक्टर कमलेश मिश्र अपनी नज़रों से देखें तो? देखिए, इसका हम विकसित भारत या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी महान शक्ति के रूप में आर्थिक दृष्टिकोण से भी अगर अपने आप को तैयार कर पाएंगे तो इसके पीछे भी हमारी युवा शक्ति और हमारी शिक्षा नीति। कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश विश्व स्तर पर वही विकसित हुआ है, वही टॉप पे आया है जिसकी शिक्षा पद्धति सिस्टमैटिक चली है। हमारे यहाँ जो स्किल डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, हम लोग भी बहुत सारे स्किल प्रोग्राम्स अपने यहाँ चला रहे हैं। बहुत सारे सरकार से और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा MOU हुआ है स्किल को भी लेकर। और आप देखें ना, कई बार हम दूरदर्शन पर देखते हैं, टीवी चैनल पे देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं, कितने IITians हैं जिनका एक बहुत लंबा चौड़ा पैकेज होता था। अमेरिका में है, रशिया में है, UK में है, वहाँ से नौकरी छोड़ के वो अपना बिज़नेस चालू कर रहे हैं। वो अपने स्किल बेस पे उनने अपना रोजगार शुरू किया है और ख़ुद को भी और सैकड़ों लोगों को भी वो रोजगार दे रहे हैं। कितने IAS IPS है जो हमारे यहाँ सबसे उच्च कोट की नौकरी मानी जाती है, वहाँ साल 2 साल नौकरी करने के बाद आज उसमें अगर स्किल है तो आके अपना स्वयं का रोजगार कर रहा है। अब हम लोगों को भी ये देखने में आता है कि हमारे यहाँ जैसे हम लोग प्लेसमेंट की बात करते हैं, अगर मैं अपने विश्वविद्यालय की बात करूँ तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट संस्थान के प्लेसमेंट उनकी कंपनियाँ कमाती है। हफ्ते में एक आध कोई ना कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी आती है और हमारे बच्चों को सेलेक्ट करके ले जाती है। तो बच्चों में आजकल इतना स्किल डेवलप हो गया है, उनके बिहेवियर में इतना अंतर आ गया है, वो एक्चुअली अपना गोल सेट कर चुके हैं और उन्होंने अपना जो कैरियर बेस्ड ऑब्जेक्टिव लिया है उससे वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भी हम कहें, जो 2020 में हमारी लागू हुई है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो केवल ये नहीं है कि हम किताबी ज्ञान दे दें। जो सबसे बेसिक बात है, हम अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम उसके स्किल की भी बात करें, हम उसके आउटकम की भी बात करें। हम ये भी देखें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हमारे सराउंडिंग राज्यों में क्या नई चीज़ चल रही है, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करें और अपने बच्चों तक पहुंचाएं। इसी तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है। अब तो ग्लोबल की बात करते हैं, समग्र विश्व जो है एक गांव में परिवर्तित है। तो हम इस दिशा में अगर बात करें तो निश्चित तौर पे हमारे जितने भी इसके प्रणेता हैं, जितने भी इसको देख रहे हैं, जो भी मुखिया हैं, वो अगर इसको गंभीरता से इम्प्लीमेंट करते गए तो 2047 में हम इसको प्राप्त करने में बिल्कुल सफल होंगे। और हमारा उद्देश्य, हमारा गोल निर्धारित है और उस पर अगर हम आगे बढ़ते गए तो 2047 में जिन 3 बातों का उल्लेख आपने किया, हम तीनों को अचीव करने में सफल होंगे। एक शायर की 2 लाइनें थी, उसकी आखिरी की लाइन यदि मैं कहूँ तो रद्दी समझकर आपने फेंका था कल जिसे, मुझको इसी किताब ने जीना सिखा दिया। निश्चित तौर पर हमारी जो प्राचीन किताबें हैं, जो वेद है, जो पुराण है, उसमें वो सारी चीज़ें हैं जिसको यदि आपने इम्प्लीमेंट किया या जिसको अपने जीवन में उतारा तो यकीन मानिए कि स्वर्णिम भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। और लगभग कुछ यही उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई उसका है कि हम अपने प्राचीन सभ्यता के साथ आधुनिकता की ओर आगे बढ़ें, लेकिन अपने जो माटी की खुशबू है, जो माटी की सुगंध है, उसको ना भूलें। डॉक्टर कमलेश मिश्र, आपने स्वदेश न्यूज़ के साथ बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी साहब, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप समाज के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए काम करते जाएं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको।
तो ये थे मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉक्टर प्रोफेसर कमलेश मिश्र। हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके आने वाले प्रभाव, दूरगामी प्रभाव पर। कैमरामैन सुजीत लांजेवार के साथ सुनील दत्त तिवारी, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।